तो यहाँ पे देयर इज दिस कंसेप्ट ऑफ स्टैगफ्लेशन। स्टैगफ्लेशन का कंसेप्ट है, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। अच्छा प्रश्न इसमें बिल्कुल आपके लिए जो है वो फ्रेम हो सकता है, इसको बहुत ध्यान से समझना है ना। अगर डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में एक बार मेंशन कर देना। स्टैगफ्लेशन, तो ये इकोनॉमी का टॉपिक है। स्टैगफ्लेशन, देखो इसमें दो चीजें होती हैं, दो टर्म यूज होते हैं। एक होता है इन्फ्लेशन, ठीक है, दूसरा होता है आपका एम्प्लॉयमेंट प्लस ग्रोथ, ठीक है। तो अब इसमें ये देखना, इनका रिलेशन हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं। तो इसमें जनरली स्टैगफ्लेशन में क्या होता है, इन्फ्लेशन हाई होता है, एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ की बात करें, एम्प्लॉयमेंट की बात करें, जो एम्प्लॉयमेंट की बात है मतलब बेरोजगारी भी कम होती है। इन्फ्लेशन हाइयर है, बेरोजगारी कम है। तो जनरली क्या होता है, देखो जैसे जनरली क्या होता है, अगर इन्फ्लेशन है, ठीक है, जनरली बिलीफ क्या होता है कि अगर मान लो इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन क्यों होगा, जब आपका इकोनॉमी के अंदर डिमांड हाई होगी। डिमांड अगर हाई है किसी भी चीज में तो कहा जाता है कि देखो प्रोडक्शन भी बढ़िया होगा। किसी चीज का डिमांड हाई है तो प्रोडक्शन भी ज्यादा होगा, तो प्रोडक्शन ज्यादा होगा तो आपका एम्प्लॉयमेंट भी होगा। तो अगर एक लेवल ऑफ इन्फ्लेशन है तो ये एक थिंकिंग है, ये थॉट प्रोसेस है कि अगर आपका एक लेवल ऑफ इन्फ्लेशन है तो एम्प्लॉयमेंट विल ऑल्सो भी हायर, ये चीज मानी जाती है। इन्फ्लेशन एक लेवल तक है तो क्योंकि इकोनॉमी के अंदर डिमांड है तो प्रोडक्शन इंक्रीज होगा तो एम्प्लॉयमेंट भी होगा, और ये सब चीजें हैं तो ग्रोथ के लिए भी सही हो जाता है। एक लेवल ऑफ इन्फ्लेशन ग्रोथ के लिए भी जरूरी है, क्योंकि अगर किसी प्रोडक्ट के लिए डिमांड ही नहीं होगी तो आपकी इकोनॉमी के अंदर ग्रोथ किस तरीके से होगी। कंपनी क्यों कुछ बनाएगी जब कोई खरीदने वाला ही नहीं होगा। जब किसी चीज की डिमांड बहुत होगी तो कंपनियां बहुत बनाएंगी, जब उन चीजों को बहुत बनाएंगी तो अपने एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट होगी। तो ये नॉर्मल इन्फ्लेशन की कंडीशन है जो हम लोग डिस्कस करते हैं। स्टैगफ्लेशन क्या होगा कि स्टैगफ्लेशन में इन्फ्लेशन जो है, इन्फ्लेशन बेसिकली क्या है, इन्फ्लेशन आपका हायर है, और ये जो नॉर्मल थिंकिंग है कि इन्फ्लेशन हायर का मतलब है एम्प्लॉयमेंट भी आपका थोड़ा होगा, लेकिन इसके बावजूद भी क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट आपका कम है, एम्प्लॉयमेंट कम है, ग्रोथ भी नीचे जा रही है। तो इसे, ये जो स्थिति होती है इसे हम स्टैगफ्लेशन शब्द इसके लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इसको क्या करते हैं, वी यूज दिस टर्म कॉल्ड एज स्टैगफ्लेशन। तो हम जो टर्म यूज करते हैं दैट वी कॉल इट एज स्टैगफ्लेशन शब्द हम उसके लिए इस्तेमाल करते हैं। दूसरा चीज एक समझने का प्रयास करो कि अच्छा स्टैगफ्लेशन जो स्थिति आपकी बन रही है, ठीक है, स्टैगफ्लेशन की जो स्थिति बन रही है उसके पीछे क्या फैक्टर है। देखो किसी भी कोई चीज अगर महंगी होती है तो वो प्रोडक्ट महंगे होगा, इसके पीछे क्या कारण हो सकता है। सपोज करो अगर आप सपोज एक कंपनी हो कार बनाती है तो वो महंगा कब हो सकती है। एक रीजन महंगा क्या हो सकता है कि वो 4 कार ही बनाती है, खरीदने वाले 400 लोग हैं, तो अपने आप क्योंकि 4 कार बना रही है और 400 लोग खरीदने वाले हैं, तो फिर क्या होगा कि इसको प्राइस बढ़ा के रखेंगे, लोग प्रॉफिट का सोचेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि जब डिमांड बहुत हाई होगा, सप्लाई कम होगी, तो उस स्थिति में इन्फ्लेशन की कंडीशन बनती है। लेकिन जब आपकी इकोनॉमी में डिमांड भी नहीं है और उसके बावजूद भी इन्फ्लेशन है, तो उसकी क्या सिचुएशन होती है जो कि रिजल्ट करती है स्टैगफ्लेशन के लिए। उसके लिए क्या सिचुएशन होती है, उसके लिए सिचुएशन होती है, मान लो आपको कार बनाना है, आप कार बना रहे हो, अब कार बनाने के लिए आपको चाहिए सेमीकंडक्टर्स की जरूरत है, ठीक है, आपको सेमीकंडक्टर कई रॉ मटेरियल्स हैं उनकी जरूरत है। तो आप कार बना रहे हो, सेमीकंडक्टर, रॉ मटेरियल्स, इन सब चीजों की आपको जरूरत है, और आप क्या है, आपको ये सारी चीजें नहीं मिल पा रही हैं, मतलब सप्लाई साइड में दिक्कत आ रही है, सप्लाई साइड में दिक्कत हो रही है। तो अब ऐसी स्थिति में क्या होगा, ऐसी स्थिति में इवन जो प्रोडक्शन कॉस्ट होगा इस कार बनाने का वो अपने आप बढ़ जाएगा, विच विल रिजल्ट इनटू इन्फ्लेशन। भले डिमांड इंक्रीज हो ना हो वो एक सेकेंडरी बात आ जाती है, बट क्योंकि सप्लाई साइड में दिक्कत हो गई है, बिकॉज ऑफ दैट इन्फ्लेशन विल बी देयर, एंड व्हेन देयर विल बी इन्फ्लेशन, ये जो इन्फ्लेशन है ये क्योंकि डिमांड से लिंक्ड नहीं है, ये सप्लाई साइड से लिंक है, इसलिए जो है इकोनॉमी के अंदर जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी और ये सब है उससे इन्फ्लेशन का लेना देना इस केस में नहीं है। व्हेन एंड दिस बिकम्स द केस ऑफ ए स्टैगफ्लेशन। तो देखो आज की जो स्थिति है वो किस प्रकार की स्थिति है, आज की जो स्थिति है वो क्या स्थिति बनती है, आज की स्थिति बनती है एक यूक्रेन वॉर है, जो चाइना के साथ हम चीज़ें भेजना, चाइना से बहुत सारा रॉ मटेरियल उसमें सप्लाई में दिक्कत है, तो बहुत सारे ऑयल प्राइजेस की बात करें, इंटरनेशनल कम्युनिटीज़ की बात करें, ऐसे बहुत सारे आयाम हैं, उन क्लाइमेट चेंज की बात करें,
तो क्लाइमेट चेंज की वजह से भी, जलवायु परिवर्तन की वजह से सप्लाई साइड बहुत सारे प्रोडक्ट का, खास तौर से फूड मटेरियल का जो है वो आपका उनके प्राइस अपने आप बढ़ जाएंगे। अब ऐसी स्थिति में अगर आरबीआई अपनी मॉनेटरी पॉलिसी लेकर आता है तो आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी डिमांड साइड को ही कंट्रोल कर सकती है, सप्लाई साइड में क्या करेगी? तो यहाँ पे देखो आरबीआई के पास क्या डिलेमा, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। तो यहाँ पे आरबीआई के पास क्या दिक्कत, आरबीआई को क्या दिक्कत होती है? अब आरबीआई क्या करती है, अपने साथ जो वो मॉनेटरी पॉलिसी लेकर आती है ना, वो क्या होती है, इट कम्स विद अ मॉनेटरी पॉलिसी। अब आप ये खुद सोचो कि मॉनेटरी पॉलिसी ये लेकर आएंगे, मान लो रेपो रेट बढ़ा दिया, ठीक है। रेपो रेट का मतलब क्या हुआ, जिससे उस रेट में जिससे सेंट्रल बैंक से उधारी लेते हैं दूसरे बैंक, रेपो रेट बढ़ा दिया। रेपो रेट बढ़ा के क्या करना चाहते हैं कि चलो लोन महंगा होगा, डिमांड लोन महंगा होगा, लोगों के पास पैसा नहीं है, मतलब लोगों को आसानी से बैंक से पैसा नहीं मिलेगा, हाथ में पैसा नहीं होगा, तो डिमांड अपने आप रिड्यूस हो जाएगी, तो इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर लेंगे। लेकिन सपोज करो इन्फ्लेशन सप्लाई साइड से है कि अगर यूक्रेन से कुछ आ रहा है वो नहीं आ रहा है, चाइना से कुछ आ रहा है तो महंगा आ रहा है, आपका क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है जिसकी वजह से प्रोडक्शन आपका कम हो रहा है, ये सारी चीजें, तो इससे इसकी मॉनेटरी पॉलिसी से क्या लेना देना? मतलब क्या है कि जो आज के समय में जो इन्फ्लेशन है वो बेसिकली नॉन मॉनेटरी फैक्टर से गवर्न हो रहा है, ठीक है। जो नॉन मॉनेटरी फैक्टर्स हैं उन नॉन मॉनेटरी फैक्टर्स से गवर्न हो रहा है, एंड बिकॉज इट इज गवर्न्ड बाय द नॉन मॉनेटरी फैक्टर्स, इस वजह से है ना, बिकॉज इट इज गवर्न्ड बाय द नॉन मॉनेटरी फैक्टर्स, जिसको आरबीआई अपने हाथ से कंट्रोल नहीं कर सकती, इट कांट कंट्रोल, है ना। आरबीआई अपने हाथ से कैसे कंट्रोल करेगी, ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे चाहे फूड इन्फ्लेशन हो, यहाँ पे टर्म यूज होता है, कमेंट सेक्शन बताओ व्हाट इज हेडलाइन इन्फ्लेशन, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कोर इन्फ्लेशन एंड हेडलाइन इन्फ्लेशन। तो देखो ये जो बेसिक ट्रेंड है ना, बेसिक ट्रेंड का आपको पता होना चाहिए। बाकी डेटा आज इस महीने कोई डेटा है, अगले महीने कुछ और आएगा, उसके अगले महीने भी कुछ और होगा, तो डेटा पे इतना नहीं जाना है, जो ट्रेंड है उसका एनालिसिस हमारे होना चाहिए, ठीक है। तो ये कुछ बातें इसके अंदर लिखी हुई हैं, आप लोग इसको रीड कर लेना। इसमें तो पेपर के अंदर जो आया है वो तो यही सारा कहानी बताई है उन्होंने डेटा का, यही सारी जो मैंने आपको बताया ना वही पॉइंट है। तो स्टैगफ्लेशन क्या है? इट इज एन इकोनॉमिक साइकिल कैरेक्टराइज्ड बाय स्लो ग्रोथ, हाई एम्प्लॉयमेंट रेट अकम्पनीड बाय इन्फ्लेशन। तो देखो यही टर्म जो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि ये जो इन्फ्लेशन है, इन्फ्लेशन में यू विल फाइंड एक तो अनएम्प्लॉयमेंट रेट, मतलब एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी नहीं है तो एम्प्लॉयमेंट नहीं है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट आपका हाई है, ठीक है। उसके बाद ग्रोथ कम है, ग्रोथ कम हो रहा है, और इन्फ्लेशन जो है वो हाई है, ठीक है। तो इसके पीछे ये जब सिचुएशन आपकी बनती है, इसको हम स्टैगफ्लेशन शब्द इस्तेमाल करते हैं। इट मीन्स अनएम्प्लॉयमेंट हाई है, ठीक है। अगर आप देखोगे तो यू हैव अ जीडीपी कम है, ग्रोथ है ना, डिमांड कम है, मतलब यू विल फाइंड अ इन्फ्लेशन। डिमांड के ऊपर हम नहीं जाएंगे, यहाँ पे आपको स्टैगफ्लेशन की स्थिति आपकी ये बन जाती है, जिसमें 3 फैक्टर्स देखते हैं, अनएम्प्लॉयमेंट, जीडीपी एंड डिमांड एस्पेक्ट, ठीक है।